हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान विस्तारा। माय नेम इज कनिका जैन और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली पास करे गए एग्रीकल्चर फार्म बिल के बारे में। ये एग्रीकल्चर फार्म बिल क्या है, ठीक है, और क्यों जो फार्मर्स हैं इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन बिल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये जो 3 फार्म बिल हैं ये क्या कहते हैं फार्मर्स के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों किसानों को किसान विरोधी कहा जा रहा है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो देखते रहिए। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि आपके फार्म बिल क्या होते हैं, इससे पहले आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझने की जरूरत है। बैकग्राउंड आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि क्यों इन बिल्स की जरूरत पड़ी है किसानों को, ठीक है, और किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या जरूरत है, ठीक है, किस चीज के लिए वे अगेंस्ट हैं, वो सब हम समझ लेते हैं। थोड़ा एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आपकी आजादी से, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर मानिए 1947 आजादी के बाद हमारे जो देश में किसान थे, उनके पास अपनी जमीन नहीं थी। ओके, उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, और जो जमीन थी उन्होंने वे जमींदारों से किराए पर ली हुई थी। अब जो जमीन उन्होंने किराए पे ले रखी है, क्या हुआ, उन्हें उसका रेंट देना होगा। तो जमींदारों ने रेंट के अमाउंट को इतना ज्यादा किया हुआ था कि कहीं ना कहीं किसानों को वो पे करना मुश्किल हो रहा था। और जब किसान उस किराए को, उस इंटरेस्ट को, ब्याज को पे नहीं कर पाते थे, तो जमींदार जो होते थे, ठीक है, आप जिन्हें बोलेंगे, जो हर गांव में एक होते हैं ना, साहूकार आप बोल लें, या फिर एक पर्सन होते हैं जो जमींदारी करते हैं, तो उन पर्सन को जो है किसान, फार्मर यहाँ पे लिख देते हैं, जो फार्मर है वो उनका जो है इंटरेस्ट नहीं दे पाते थे, ब्याज नहीं दे पाते थे। तो इसके बदले जो जमींदार हैं फार्मर से उनकी क्या ले लेते थे, फसलें ले लेते थे। अब देखिए, जो फार्मर है उनकी कमाई किससे है, उनकी कमाई यहाँ पर है उनकी फसलों से। अब वो फसल ही उनके पास नहीं होगी तो वो अपना काम कैसे करें। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर दिक्कत ये हो रही थी कि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था काफी ज्यादा, ठीक है, फार्मर्स काफी ज्यादा परेशान थे। तो इसी को देखते हुए सरकार ने 1950 में 1950 के बाद एक एक्ट जारी करा जिसका नाम रखा गया एपीएमसी एक्ट। ओके, एपीएमसी एक एक्ट जो है जारी करा गवर्नमेंट ने। अब इस एक्ट के आने के बाद क्या बदलाव हुए जरा हम समझ लेते हैं। एपीएमसी एक्ट के बाद क्या हुआ, जो फार्मर्स हैं अब वे अपनी फसल को जो है 3 तरह से सेल कर सकते थे। 3 तरह से सेल कर सकते थे, कैसे कैसे? या तो वे अपनी फसल को लोकल मार्केट में सेल कर सकते थे, अपने आसपास की मार्केट में सेल कर सकते थे, या फिर वो अपनी फसल को एपीएमसी हम आगे समझने वाले हैं, ये एपीएमसी क्या है। एपीएमसी के थ्रू जो है वे इसे अपनी फसलों को सेल कर सकते थे। तीसरा उनके पास एक और जरिया था अपनी फसलों को सेल करने का, दैट इज एमएसपी। एमएसपी के थ्रू भी वे क्या कर सकते थे, अपनी फसलों को सेल कर सकते थे। यहाँ पर एक एक चीज हम समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका एमएसपी से, ठीक है। यहाँ पर एमएसपी का मतलब क्या है जरा देखिएगा। एमएसपी का यहाँ पर मतलब है आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या करती है गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए कुछ फसलों पर क्या करती है, अमाउंट फिक्स कर देती है कि अगर फार्मर गवर्नमेंट को अपनी फसलें सेल करना चाहते तो इतना मिनिमम अमाउंट पर वे जो है फार्मर गवर्नमेंट को अपनी फसल सेल कर सकते हैं, दैट इज एमएसपी। इज इट क्लियर? अब एमएसपी के बारे में आई थिंक आपको समझ आ गया है। तो एमएसपी जो है गवर्नमेंट ने, सरकार ने सभी क्रॉप्स पे नहीं लगाई है, पर हाँ 23 क्रॉप्स पर जो है आपकी गवर्नमेंट ने एमएसपी जो है जारी कर रखी है। इज इट क्लियर? डिसाइड कर रखी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एमएसपी डिसाइड करने वाले हैं ये कौन है,
भाई इसका एक बॉडी है, एक डिपार्टमेंट है जिसे आप कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। क्या? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये आपकी एक मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में क्या होता है, जिसके अंडर में ये क्रॉप की रेट को, क्रॉप के प्राइस को जो है डिसाइड करते हैं। चलो ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1965 में। 1965 में गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई जो डिसाइड करेगी कि किस फसलों के रेट कितने होने चाहिए। चलो ठीक, इसमें क्या हुआ कि इस बॉडी के बाद ठीक है, फार्मर्स जो है एमएसपी पे अपनी क्रॉप्स को सेल कर सकते हैं। एमएसपी का पर्पस क्या है, थोड़ा सा इसे समझिएगा। एमएसपी का यहाँ पर मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई किसान है, किसान को खेती करने में जो भी लागत लग रही है, लागत क्रॉप अगर वे उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो उसके रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, करेक्ट, सीड वगैरह खरीदेंगे, इरिगेशन वगैरह करेंगे, लेबरिंग चार्ज होगा, तो वो सब इंक्लूड करके अलग से जो गवर्नमेंट है अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट ऐड करती है, ठीक है, और उस अमाउंट को मिलाकर, मतलब एक्सपेंडिंग, आप क्या बोलेंगे यहां पर जरा देखिएगा, एक्सपेंडिंग, किसान की, फार्मर की एक्सपेंडिंग प्लस एक्स्ट्रा चार्ज, इन दोनों को मिलाकर जो है आपका बनता है क्या, एमएसपी, दैट इज मिनिमम सेलिंग प्राइस। क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग को देखकर, एक एवरेज एक्सपेंडिंग को देखकर फार्मर की, उससे अलग जो है एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करती है, और उन दोनों को मिलाकर उसका जितना भी अमाउंट होता है उसे वो एमएसपी एज अ एमएसपी जो है डिसाइड करती है। इज इट क्लियर? तो ये होता है आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस, जिससे कि फार्मर गवर्नमेंट को मिनिमम रेट पर सेल कर सकता है। अब आपका सेकंड ऑप्शन आ गया, दैट इज लोकल मार्केट। देखिए, लोकल मार्केट मतलब हो गया कि अपने आसपास की मार्केट पे वे अपने अकॉर्डिंग किसी भी रेट पर जो है सेल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक ये समझ आ गया आपको। आगे हम बात कर लेते हैं कि एपीएमसी क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपका एपीएमसी। अब जरा समझिएगा एपीएमसी क्या है। एपीएमसी जो बॉडी हमने बात करी 1950 के बाद एपीएमसी एक्ट आया, जिसमें क्या हुआ कि ये एक बॉडी है जहां पर जो मदद करेगी फार्मर्स की फसलों को सेल करने में, फार्मर्स की फसलों को सेल करने में। जैसे एपीएमसी ये एक बॉडी है जहां पर, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, मंडीज, क्या बोल सकते हैं, मंडीज। तो ये क्या है, मंडी है जो कंप्लीटली किसके अंडर में होती है भाई, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है। किसके अंडर में होती है, स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कौन रेगुलेट करती है इसे, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है भाई, ठीक है, मंडीज को स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। फार्मर क्या करते हैं, अपनी फसलों को मंडी में जाकर सेल कर देते हैं, ठीक है, एपीएमसी एक्ट के तहत। और मंडी क्या करती है, उन्हीं फसलों को बायर्स को क्या करती है, बेच देती है। बायर्स को क्या करती है, बेच देती है। आई थिंक आपको समझ आ गया। आगे देखिए क्या होता है कि दिक्कत क्या आती है। अच्छा प्रोसेस है, जब ये आया था एक्ट तब काफी ज्यादा अच्छा लगा था सबको, पर धीरे धीरे क्या हुआ, इस मंडी में कहीं ना कहीं रोल होने लगा किसका, मिडिलमैन का। इज इट क्लियर? मिडिलमैन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जरा समझिए। मिडिलमैन क्या करते थे, एक तरह से कमीशन लेते थे, कमीशन पर काम करते थे। फार्मर से वे क्या करते थे, मिडिलमैन उनकी फसलें ले लेते थे, उसमें कमी बताकर कम रेट में फार्मर्स की फसलें ले लेते थे। मिडिलमैन क्या करते थे, फार्मर्स की फसलों में कुछ ना कुछ कमी निकाल देते थे, उनकी क्वालिटीज को अच्छा ना बताकर जो फसल के प्राइस है उनसे कम प्राइस में फार्मर से उनकी फसलें ले लेते थे, और बायर को वही फसल जो है अच्छे दामों में बेच देते थे। क्या होने लगा, इससे नुकसान होने लगा फार्मर का। तो इन सबको देखते देखते थे कि एपीएमसी एक्ट काफी अच्छा था, पर गवर्नमेंट को समय के साथ मॉडिफाई इसे करना था, इसमें चेंजेस करने थे। इज इट क्लियर? तो यहाँ एपीएमसी एक्ट में थोड़े से चेंजेस जरूरी थे प्रेजेंट टाइम के साथ साथ। चलो ठीक है, ये आई थिंक इसके आगे क्या होगा, देखो गवर्नमेंट ने अब कुछ फार्म बिल जो है स्टार्ट करे। उनका रीजन क्या है, उनका रीजन ये है कि फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं ये
ये जरिया जो है हम हटा दें और फार्मर की को जो लॉस हो रहा है उस लॉस को हम कैसे भी कम कर सकें। तो यहाँ पर 3 फार्म बिल में से हम जो है इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि एपीएमसी एक्ट जो था, अब जो है गवर्नमेंट ने एपीएमसी एक्ट हटा दिया है, इसके साथ साथ और क्या क्या किया है वो हम जो है आपके फार्म बिल में पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर ये समझ आया है कि हम ये फार्म बिल क्यों पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो जरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि फार्म बिल क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इनका देख लेते हैं। तो आपके 3 फार्म बिल हैं, जैसे कि हमने बताया। ये फार्म बिल क्या हुआ, लॉकडाउन में 15 जून 2020 में इनका एक ऑर्डिनेंस पास किया गया। क्या पास किया गया? ऑर्डिनेंस आई थिंक आप सभी जानते हैं। ऑर्डिनेंस आप पॉलिटी में आर्टिकल नंबर 123 में पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस के बारे में। ठीक है, क्या होता है जब भी आपके प्रेसिडेंट होते हैं, वे ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है? 6 मंथ की होती है। ओके, तो 6 मंथ के अंदर अंदर जो ऑर्डिनेंस जारी होता है, जिसे सब फॉलो करते हैं, इसको अप्रूवल की जरूरत होती है। किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है विद इन 6 मंथ। तो 6 मंथ के अंदर अंदर अगर ये ऑर्डिनेंस जो है वो पार्लियामेंट के पास जाता है, पार्लियामेंट के पास कितना टाइम होता है? उनके पास 6 वीक होते हैं। पार्लियामेंट है 6 वीक्स, उनके पास 6 वीक्स होते हैं। अगर ये पार्लियामेंट के अंडर में आकर 6 वीक में जो है अप्रूव हो जाता है, तो फाइनल ये जो है एक कानून बन जाता है और ये कानून जो है लागू कर दिया जाता है। क्लियर है? पर अगर ये पार्लियामेंट के द्वारा रिजेक्ट हो जाता है, तो ये जो है आगे जाकर कानून नहीं बनता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। 15 जून 2020 को जो है ऑर्डिनेंस जारी करा गया। एंड सितंबर में 17 सितंबर को क्या हुआ? 17 सितंबर को जो पार्लियामेंट है, उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को बिल के फॉर्म में जारी कर दिया। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बिल के फॉर्म में उन्होंने जो है कैसे जारी किया और क्या जारी करा, वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, आपका पहला जो बिल क्या बताता है? आपका पहला बिल बताता है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तो ये क्या बताता है? ये बिल बताता है कि फार्मर्स जो हैं अब अपनी हार्वेस्ट को क्या कर सकते हैं? किसी भी जगह जो है सेल कर सकते हैं। अब फार्मर्स को अपनी फसल एपीएमसी मतलब मंडी में सेल करने की जरूरत नहीं है। अपनी मंडी में, अपने एरिया की मंडी में नहीं, वे कहीं भी अपनी जो फसल है उसको सेल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक ये समझ आ गया आपको। आगे जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्या हुआ, जरा देखिए। सो यहाँ पे लिखा है आपका मंडीज विदाउट पेइंग एनी स्टेट टैक्स और फी। मतलब क्या है कि फार्मर्स जो है अपनी फसल को, अपनी हार्वेस्ट को मंडी से अलग कहीं भी जो है सेल कर सकते हैं। मंडी में भी सेल कर सकते हैं और मंडी से अलग भी जहां मन चाहे वे सेल कर सकते हैं विदाउट पेइंग, बिना किसी जो है स्टेट टैक्स और फी के। मतलब बिना स्टेट टैक्स पे करे और बिना किसी फी के वे जो है किसी भी जगह, अपनी स्टेट में भी और बाहर की स्टेट में भी, अपनी मंडी में भी, दूसरी मंडी में भी जो है अपनी फसलों को सेल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे देखिए। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। अब यहाँ पे ये सेकंड बिल क्या कहता है? देखिए, सेकंड बिल ये कहता है कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल के लिए, फसल अगर उनकी तैयार नहीं है, उससे पहले ही फसल अगर उनकी जो क्रॉप है वो रेडी नहीं है, तब भी वे क्या कर सकते हैं? बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वे क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इट फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब वे क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि फार्मर जो है अपनी फसल को उगाएंगे, आगे अब मानसून आने वाला है, तो उससे पहले ही वे क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई, आपके मानसून के एंड में हम अपनी फसल को आपको देंगे इतने रेट पर। मान लीजिए उन्होंने ये कर दिया कि 500 रुपए में वे क्या करेंगे? अपनी फसल को देंगे।
मॉनसून की एंड में, ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर उन्होंने कर लिया तो बाद में अगर मॉनसून में उनका जो भी कंडीशन होता है तो बाद में वे अपनी फसल को 500 रुपए में ही बेच सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि बाद में आने वाले समय में प्रोडक्शन अच्छी हो गई सभी फार्मर्स की, तो क्या होगा कि ज्यादा प्रोडक्शन होने पर रेट अक्सर कम हो जाते हैं फसल के। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही है फार्मर्स का, तो क्या होगा, उन्हें कम करने की जरूरत नहीं है, वे अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर ही उस फसल को सेल कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है कि उनका जो फसल है उसके रेट ज्यादा हो गए हैं, तब भी वे अपनी कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्राइस। चलो ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये है कि उन्हें मंडी में जाकर सेल करने की जरूरत नहीं है, वे डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, वे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं बायर से। ओके, आगे देखिए, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। अच्छा, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब यहाँ पे बात करते हैं हम बदलाव की। द एसेंशियल कमोडिटीज बिल जो है ये पहले आपका जारी हो गया था। कब हुआ था भाई? 1955 में। 1955 में। अब जो है इसमें चेंजेस करे गए हैं। देखिए क्या होता था, ये इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, जरा हम पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। क्या हुआ 1955 से पहले जितने भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे अपनी आप कहेंगे फसल को, तो जब वे उन्हें बेचते थे तो कुछ बायर क्या क्या करते थे, काफी ज्यादा अमाउंट में अब उनकी फसलों को स्टोर कर लेते थे, एक साथ खरीद लेते थे। जब उन्हें लगता था कि फसल के रेट कम है तो उस टाइम पे वे ज्यादा फसल को खरीद के स्टोर कर लेते थे, ठीक है। और बाद में जब फसल के रेट ज्यादा होते थे तो वे क्या करते थे, वे ये दिखाते थे कि हमारे पास तो भाई फसल है, हमें कोई नीड नहीं है खरीदने की। एट दैट टाइम की फार्मर्स को कैसे भी अपनी फसल को सेल करना होता था, तो वे अकॉर्डिंग टू दी बायर उनके अकॉर्डिंग उनके प्राइस पर जो है अपनी फसल को बेचते थे और घाटे में जाते थे, ठीक है। तो ये देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, द एसेंशियल कमोडिटी बिल जो है पास कर दिया। तब 1955 में। इसके बाद ये माना गया कि जो काला बाजारी या फिर जमाखोरी है इसे रोका जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1955 के बाद एक लिमिट कर दी कि जो बायर है वो इतना तक का अमाउंट जो है खरीद सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। अगर वे इससे ज्यादा कुछ खरीदते हैं या स्टोर करते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। नाउ इसमें अमेंडमेंट किया गया। अब यहाँ पर ये अलाउंस किया गया कि कोई भी लिमिट नहीं है आपके परचेजिंग की और स्टोरेज की। तो जरा आप देखिए, इट डीरेगुलेट द प्रोडक्शन को, स्टोरेज को, मूवमेंट को एंड सेल ऑफ सेवरल मेजर फूड स्टफ। मतलब वे क्या कर सकते हैं, वो प्रोड्यूस कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना भी स्टोर कर सकते हैं, इज इट क्लियर। और कितने भी अमाउंट में जो बायर है फर्दर अपने अकॉर्डिंग रेट को मैनेज करके कितने में भी सेल कर सकते हैं। अब इसमें जो है जो आपकी क्रॉप्स, पर्टिकुलर क्रॉप्स यहाँ पे मेंशन करी गई है, दैट सीरियल, पल्सेस, ईटेबल ऑयल, ऑनियन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कुछ ऐसा केस की इमरजेंसी है, वॉर वगैरह है, तो वे नहीं करेंगे, उस केस में ये सब नहीं होगा स्टोरेज जैसा। पर अदर कंडीशन में वे क्या कर सकते हैं, अपनी फसलों को स्टोर कर सकते हैं एज मच दे वांट, जितने भी वे चाहते हैं। चलो आगे देखिए। आगे आई थिंक इसका ओवरव्यू हो गया है, तो इसे ना धीरे धीरे ब्रीफिंग कर लेते हैं कि हर एक बिल क्या कहता है और उसमें क्या क्या कमी है, क्या फार्मर्स के लिए सही है और क्या फार्मर्स को अपने लिए गलत लग रहा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ब्रीफिंग में, ठीक है। तो सबसे पहला बिल, जैसे कि हमने अभी बात करी, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने बात करी कि जो फार्मर है वो कंप्लीटली फ्री है कि वे अपनी फसल को कहीं भी किसी भी जगह देश में सेल कर सकते हैं। तो जरा देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। द बिल एम टू क्रिएट एन इकोसिस्टम। ये बिल क्या कर रहा है, एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है वेयर, जहां फार्मर्स एंड ट्रेडर्स विल एंजॉय द फ्रीडम। जो ट्रेडर हैं, फार्मर्स हैं, वो एक फ्रीडम जो है एंजॉय करेंगे, जिससे कि वे सेल कर सके और प्रोड्यूस कर सके आउटसाइड रजिस्टर्ड मंडी अंडर द स्टेट एपीएमसी। एज आई टोल्ड यू, एपीएमसी किसके अंडर में काम करती है, स्टेट के अंडर में काम करती है। तो ये जो मंडी है ना,
मंडी से अलग वे कहीं भी अपने फसल को सेल कर सकते हैं और कहीं भी वे क्या कर सकते हैं, अपनी फसल को प्रोड्यूस कर सकते हैं आउटसाइड दी रजिस्टर्ड मंडी। ओके, रजिस्टर्ड मंडी का यहाँ पे मतलब ये हुआ, जो भी एपीएमसी के तहत जो मंडियां होती हैं, हर स्टेट में आपकी जो हर एरिया में जो मंडी होती है, और उस वहां पर किसानों को बेचने के लिए और बायर्स को खरीदने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, तो उस लाइसेंस के लिए आप यहाँ पे लिखा है रजिस्टर। अब उन्हें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वे बिना मंडी के भी अपनी फसल को डायरेक्ट जो है बायर्स को सेल कर सकते हैं और कहीं भी सेल कर सकते हैं जहां भी वे चाहते हैं। तो ये आपका बताता है बिल नंबर 1। और क्या बताता है भाई, द बिल्स प्रोविजन प्रमोट बैरियर फ्री इंटरस्टेट इंट्रास्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। ये प्रोविजन प्रमोट करता है बैरियर फ्री, कोई बाउंडेशन नहीं है, वे अपनी स्टेट में भी जो है अपनी फसलों को सेल कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बाहर की स्टेट में भी वे अपनी फसलों को प्रोड्यूस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इस बिल के तहत इट विल रिड्यूस मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड हेल्प फार्मर्स इन गेटिंग बेटर प्राइस। देखिए, होता ये पहले भी था, क्या होता था कि फार्मर्स अपनी फसल को अगर दूसरी स्टेट में ले जाना चाहते हैं, पर तो अगर ले जाए कैसे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उनका इतना ज्यादा आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर होता था। इज इट क्लियर? और ट्रांसपोर्टेटिंग जो है आपका यहाँ पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में उनको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, स्टेट टैक्स भी उन्हें पे करना पड़ता था, तो ओवरऑल उनको जो है नुकसान ही होता था, घाटा ही होता था। तो यहाँ पर क्या किया है गवर्नमेंट ने इस बिल के तहत, इट विल रिड्यूस मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट को जो है बहुत कम कर देंगे। ठीक है, जिससे कि हेल्प जो है, जिससे फार्मर्स को हेल्प मिले बेटर प्राइस लेने में, बेटर प्राइस लेने में। आगे देखिए, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। अब क्या कर सकते हैं, अब आप देखिए, फार्मर जो है डायरेक्ट सेल कर सकते हैं ना, फार्मर्स जो है बिना मंडी के अपनी फसल को सेल कर सकते हैं, तो वे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये प्रमोट करेगा एक फ्रेमवर्क को, किस लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए। तो इतने प्लस पॉइंट है, तो इसमें नुकसान क्या है जरा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो व्हाई इज द अपोजिशन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बिल? अपोजिशन मतलब यहाँ पे फार्मर्स, भाई क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, जरा देख लेते हैं। तो फार्मर्स का कहना क्या है, अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन एंड सम फार्म ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्म ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना क्या है, अंडर द प्रोविजन, इस प्रोविजन के अंडर में जो न्यू बिल आया है इसके अंडर में क्या होगा, the state will revenue as they will not able to collect mandi fee if farmers start selling their produce outside registered mandi under state APMC market। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर इस बिल के थ्रू जो स्टेट है, स्टेट को कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, स्टेट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। देखिए, स्टेट को रेवेन्यू कहां से मिलता है, जब वे स्टेट टैक्स लेती है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन टैक्स हो गया, स्टेट का अपना जो टैक्स होता है वो चार्ज करती है, उसी से तो स्टेट की फंडिंग होती है। या फिर ये जो हम मंडी की बात कर रहे हैं, मंडी के लिए जो फार्मर रजिस्टर करते थे और बायर जो रजिस्टर करते थे, तो यहाँ पर क्या करते थे, फार्मर्स को भी मंडी को टैक्स पे करना पड़ता था और बायर को भी मंडी को टैक्स पे करना पड़ता था। और ये टैक्स किसके पास जाता था, ये टैक्स आपका जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास। और इस मंडी को कौन रेगुलेट करता था, भाई स्टेट गवर्नमेंट करती थी। तो ये सारा का सारा टैक्स जो है वो किसके पास जाता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। अब जब मंडी ही हट जाएगी, है ना, और आपके स्टेट टैक्स पे भी छूट मिलेगी, तो स्टेट के पास फंडिंग कहां से आएगी? इज इट क्लियर? तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो प्रोटेस्टर जो है, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, तो एक रीजन आपका यहाँ पर ये आ जाता है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, जरा दूसरा रीजन समझ लेते हैं। There are also concerned that the bill will adversely affect the influential commission agent in the state if the farmer move out of the mandi। क्या होगा जरा देखिए, उनका कहना ये है कि अगर हम एपीएमसी के तहत जो सेलिंग होती थी, मंडी में जो सेलिंग होती थी, अगर उसे हम बंद कर देंगे, तो वहां पर जो मंडी में
जो मिडिलमैन काम करते थे वो भले ही गवर्नमेंट के अंडर में काम ना करे, पर कहीं ना कहीं वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे। प्राइवेटाइज मतलब ये कमीशन लेके कमीशनिंग एजेंट बन जाएंगे। क्या, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी मंडी नहीं है, मंडी तो बंद हो गई है, ठीक है, मंडी बंद हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, फार्मर जो है आपके डायरेक्ट बायर से कांटेक्ट करेंगे। बायर्स काफी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अब वो एक एक करके फार्मर के पास तो जाएगी नहीं, ठीक है, उन्हें तो चाहिए इकट्ठा काफी सारा अमाउंट में उनकी फसल चाहिए, थोड़ी थोड़ी नहीं चाहिए ना, एक फार्मर कितनी कर लेगा, ठीक है, तो अलग अलग फार्मर से जाके तो वो नहीं मांगेगा। बायर क्या करेगा, किसी भी एक एजेंट से कांटेक्ट करेगा, एक एजेंट से कांटेक्ट करेगा और उसे अपनी डिमांड बताएगा कि उसे इतने तक का जो है फसल चाहिए। तो यहाँ पर एजेंट क्या करेगा, अलग अलग फार्मर से कांटेक्ट करेगा और उनसे फसल को कलेक्ट करके वो बायर को सेल करेगा। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे काम मंडी कर रही थी, अब वो काम जो है एजेंट करेंगे, कमीशनिंग एजेंट करेंगे, तो काम तो वही है ना सभी का। तो यहाँ पर, और अगर वे प्राइवेटाइज हो जाते हैं, अगर मंडी में जो लोग हैं वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके कमीशन के जो चार्ज हैं आने वाले समय में वो ज्यादा हो जाएंगे, आने वाले समय में वो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये एक कंसर्न है जो है फार्मर्स का इस बिल के लिए। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं वे, उनका कहना ये है कि देयर आर आल्सो कंसर्न दैट द बिल विल एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे आप एमएसपी कहते हैं, बेस्ड प्रोसीजरमेंट रेगिम। इनका कहने का मतलब है कि इस प्रोसीजर के थ्रू, ये जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं ना, इस प्रोसीजर के थ्रू जो गवर्नमेंट है वे मिनिमम सेलिंग प्राइस को हटा रही है, मिनिमम सेलिंग प्राइस का एंड कर रही है। मतलब एक फार्मर जो है वो कितने भी अमाउंट में, अपने अकॉर्डिंग कितने भी अमाउंट में बायर को जो है अपनी फसल सेल कर सकता है। सो देयर इज नो लिमिट। हो सकता है कि बायर जो है वो अच्छा अमाउंट दे फार्मर को, हो सकता है कि फार्मर को कम अमाउंट दे, तो इसमें कोई भी फिक्स नहीं है। अगर अच्छा देता है तो उस टाइम फार्मर्स के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, पर अगर मान लीजिए कि बायर ज्यादा रेट में ले ही नहीं रहा है और कम रेट में ले रहा है, तो वहां पे फार्मर का नुकसान है। तो यहाँ पर फार्मर्स का कहना ये है कि हर फसल पर जो है मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है फिक्स करा जाए। अगर यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट करा जा रहा है, फार्मर जो है डायरेक्ट बायर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बायर के लिए मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है रखी जाए, जिससे कि फार्मर एटलीस्ट उतने पे तो सेल कर सके, और अगर पॉसिबल हो सकता है तो उससे ज्यादा पे भी सेल करें। तो ये जो कंसर्न है ये फार्मर्स का है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप थोड़ा एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी इस साल जो है फार्मर जो है फसल के रेट काफी कम पर दे रहे हैं, तो बायर क्या करेंगे, काफी ज्यादा खरीद लेंगे ना। अगले साल जब फसल उगेगी तो बायर्स का कहना होगा भाई हमारे पास तो फसल है, तो आप, हमें जरूरत नहीं है, और फार्मर्स को तो सेल करनी है, अगर सेल नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगी फसल। तो फार्मर्स को वो सेल करने के लिए जितना अमाउंट में जानी चाहिए, जितने अमाउंट में सेल होनी चाहिए वो फसल, उससे कम अमाउंट में फार्मर्स क्या करेंगे, उस फसल को सेल करेंगे। यहाँ पर फार्मर्स का इस तरह नुकसान हो सकता है। और अगर एमएसपी है, अगर मिनिमम सेलिंग प्राइस है, तो फार्मर को लॉस नहीं है, प्रॉफिट में जाएगा तो सही है, अगर नहीं भी जाएगा तो मिनिमम सेलिंग प्राइस तो है ना, पर ऐसा नहीं है। तो ये उनका एक कंसर्न है। आगे, द अपोजिशन ऑल्सो राइज कंसर्न दैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग विल लीड to the end of ENAM, which is an electronic trading platform that works with physical मंडी structure। अच्छा, ये बोला गया है कि फिजिकल मंडी स्ट्रक्चर से के साथ साथ जो काम हो रहा है वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जरूरी नहीं है कि इतनी सारी कंपनीज स्टार्ट करती हैं अपना स्टार्टअप तो वो सभी सक्सेसफुल होती हैं, उनके लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर फार्मर्स ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, उनका नुकसान हो सकता है कि कुछ फार्मर्स बहुत अच्छे से कर सके, कुछ नहीं कर पाए, तो उन्हें अब यहाँ पर एक नई चीजें यहाँ पे सीखनी होंगी, करेक्ट। तो उनके लिए ये चीज नहीं होगी, इट मे बी कि वो अडेप्टिव हो कुछ फार्मर्स के लिए और कुछ फार्मर्स के लिए अडेप्टिव नहीं। तो ये जो है वन ऑफ द रीजन है जिससे कि फार्मर्स जो है इस बिल के लिए अगेंस्ट कर रहे हैं, इस बिल के लिए अगेंस्ट है। चलो, तो हम आगे नेक्स्ट आपका बिल देख लेते हैं। नेक्स्ट बिल क्या है, दैट इज फार्मर्स
एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात इसमें बताया था कि सेकंड में आपका क्या है, सेकंड आपका बिल बताता है कि जो आपके फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप को रेडी होने से पहले ही उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, प्राइस की एश्योरिंग कर सकते हैं, जो प्राइस है वो एश्योर कर सकते हैं ना। तो आगे देखिए जरा। सो अंडर द बिल प्रोविजंस द फार्मर विल बी एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, फार्मर्स क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस फर्म से वे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोसेसर्स से कर सकते हैं, एक्सपोर्टर्स से कर सकते हैं, होलसेलर से जो है पहले ही अपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर लार्ज रिटेलर हो गए। लार्ज रिटेलर ये बॉडी आप ये मानिए जैसे आज के टाइम में हो गया आपका बिग बास्केट, है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई ना, बिग बास्केट हो गई, या फिर जियो मार्ट काफी चल रहा है आपका, जियो मार्ट हो गया ना, तो जियो मार्ट आप यहाँ पे बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जियो मार्ट हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो वे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर द सेल ऑफ देयर फ्यूचर प्रोड्यूस, पहले ही फ्यूचर में जो प्रोडक्शन होने वाली है उसके लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एट प्री डिसाइडेड प्राइस, मतलब पहले ही डिसाइड करे हुए प्राइस से, और बाद में अगर वो प्राइस चेंज हो सकता है तब भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस पर ही सेल करना होगा। तो ये जो है इनका प्लस पॉइंट है कि आगे आने वाले समय में अगर क्रॉप खराब होती है या क्रॉप अच्छी होती है, क्रॉप अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है या कम होती है, तो उनका अमाउंट जो है वो फिक्स रहेगा, उनका अमाउंट जो है वो फिक्स रहेगा। आगे इसमें इस बिल में ये बताया गया है, अंडर द बिल provisions, small and marginal farmers with land less than 5 hectares will stand to gain। मतलब इनका कहने का ये है कि जैसे बड़े अगर फार्मर हैं जो ज्यादा अमाउंट में अपनी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत लॉस झेलना ठीक फिर भी ठीक होता है, पर जिनके पास 5 हेक्टेयर से भी कम जमीन है उनकी तो फसल भी बहुत कम ही उगती है, ठीक है, तो उनके लिए ये बिल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अगर वे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे पहले से ही तो उन्हें पता होगा कि हाँ उनकी इतनी फसल है, उस पर इतने रेट उन्हें मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में अगर फसल बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, तो जिनकी प्रोडक्शन जिन्होंने कब अपनी खेती करी है, तो उनको जो है जितने रेट पे बेचना चाहिए था उससे कम रेट में भी उनकी सेलिंग हो सकती है ना एट दैट टाइम, तो उससे बचने के लिए ये बिल जो है उनके लिए स्टैंड करेगा। तो ये बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। The bill will transfer the risk of market unpredictability to sponsor from farmers। मतलब farmers जो unpredictable जो उनके प्राइस होते हैं, मतलब आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है कोई जो है आपदा आ जाए जिससे कि आपके फसल के रेट ज्यादा हो जाएं, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो जाए जिससे कि आपके फसल के रेट कम हो जाएं, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। वो तो अपनी खेती कर रहा है पर आगे आने वाले समय में उसकी जो खेती कर रहा है वो कितने में जाएगी वो उसे नहीं पता है। तो इसके लिए एक ये जो रिस्क है वो रिस्क से फार्मर्स बच सकते हैं इस बिल के द्वारा, ये कहना है गवर्नमेंट का। आगे देखिए, इट विल अनेबल फार्मर्स टू गेन एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बताया जा रहा है कि इस बिल के थ्रू जो फार्मर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अब मंडी या एपीएमसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वे अब डायरेक्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके वे अपनी फसलों को जो है सेल कर सकते हैं बायर्स को या कंज्यूमर्स को। आगे देखिए, इट विल ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड बूस्ट फार्मर इनकम। मार्केटिंग कॉस्ट जो होती है, जैसे मान लीजिए ये फार्मर है और ये क्या कर रहे हैं, अपनी फसल को मंडी में दे रहे हैं, उसके बीच में काफी सारे जो है आपके स्टेप्स आते हैं, काफी सारे लोग आते हैं, मिडिल मैन हो गए यहाँ पर, ठीक है, काफी सारे लोग आते हैं यहाँ पर। मंडी के बाद भी आपके अलग अलग ये जो है आपके होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, उसके बाद लोगों के पास जाएगा। तो ओवरऑल आप ये मानिए कि अगर मान लीजिए ये सिर्फ फॉर एग्जाम्पल है, फार्मर से किसी फसल के लिए
14 रुपए लिए जा रहे हैं मान लीजिए। तो इतने स्टेप्स के बाद जो फाइनल कंज्यूमर होता है ना, जो हम लोग होते हैं, उन्हें ये जो फसल है वो कम से कम ये मानिए 40 से 50 रुपए तक पड़ जाती है, जो फार्मर जो है 14 रुपए में दे रहा है। तो काफी आप देख रहे हैं कितना गैप हो गया है ना, 50 रुपए का हमें कितनी महंगी वो मिल रही है। तो इन सबको हम हटा सकते हैं, इन सबको हटा दीजिए। और अब हम क्या कर सकते हैं, फार्मर से डायरेक्ट जो है परचेजिंग कर सकते हैं, और अपने ही रेट पर जो भी फार्मर्स के लिए सही लगे उन्हें रेट, और हमें हमारे लिए भी सही हो, उस रेट पर हम जो है उनसे खरीद सकते हैं और फार्मर सेल कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, मार्केटिंग कॉस्ट, ये सब मार्केटिंग कॉस्ट है ना, वो हटा रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और फार्मर्स की इनकम को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। The bill eliminate the role of intermediaries and enable farmers to engage in direct marketing for full price realization. तो बेसिकली फार्मर्स को आइडिया नहीं है कि हम उन्हें बस अपना बेचना है, बाकी कितने में वो बिक रही है उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे इस बिल के थ्रू उन्हें फुल रियलाइजेशन होगा कि भाई मार्केट के एक्चुअली रेट क्या चल रहे हैं, हमें कितने रेट पर जो है अपने फसल को देना चाहिए। तो ये जो होगा ट्रांसपेरेंसी होगी। इस बिल के अंडर में इट विल आल्सो एनेबल एन इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म विद रीड्रेसल टाइमलाइन। मतलब ये क्या करेंगे, इफेक्टिव, अपने अकॉर्डिंग वे मोल भाव कर सकते हैं अपनी फसल के लिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस बिल, ओके, जो फार्मर जो है अपना सकते हैं। पर फिर भी फार्मर जो है इसके अगेंस्ट है, ऐसा क्यों है, जरा देख लेते हैं क्या हुआ। Why is there opposition to the bill? The opposition has raised concern over bill as they feel that उन्हें क्या लगता है, the farmer in contact farming will become weaker player in their ability to negotiate their requirement। अब जरा देखिए, फार्मर्स जो हैं उनके लिए भी वीक प्लेयर हो जाएंगे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से डील करने के लिए, कि उन्हें कितने में देना चाहिए और कितने में नहीं देना चाहिए। क्योंकि उनका काम था अभी तक कि वे मंडी में एक पर्टिकुलर प्राइस पर जो है अपनी फसल को दे रहे थे, पर अब वे क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं डायरेक्ट होलसेलर से या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से या बायर से। सिंपल, आप इतना डिफिकल्ट टर्म मत यूज करिए, बायर से, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर वे नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, वे अच्छे से उनसे बातचीत ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, या तो उनका नुकसान हो जाएगा या फिर उनका मुनाफा हो जाएगा। तो यहाँ पर उनके लिए ये जो है नेगोशिएशन की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे हमने इससे पहले जो बात करी थी, बायर क्या करेंगे, हो सकता है अच्छे प्राइस में ले ले, हो सकता है कि उनसे कम प्राइस में ले लें। तो ये डिपेंड करता है कि उनके वे कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं, वे कैसे बातचीत कर रहे हैं। इज इट क्लियर? और कितनी बायर की रिक्वायरमेंट है। बायर कहता है ये नहीं भाई मेरी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तो इतना ही फसल लूंगा, इतने ही रेट पर लूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फार्मर अगर चाहता है कि अगर उसके लिए काफी सारी कंडीशन है कि वो चाहता है कि उसका नुकसान भी ना हो, उसकी फसल खराब भी ना हो, तो सही रेट पर जो है वो बिक जाए। तो यहाँ पर जो है इस तरह की उन्हें नेगोशिएट करना पड़ेगा बायर के साथ। तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर फार्मर्स के थ्रू फेस करी जा सकती है, और जो पॉइंट फार्मर्स राइज कर रहे हैं। आगे देखिए, द बिल विल गिव एन अपर हैंड टू स्पॉन्सर who will have an edge to dispute being big exporter, wholesale and processor। एक अपर हैंड जो है स्पॉन्सर कर रहा है कि भाई आप ज्यादा में यहाँ पे ले सकते हैं। अब सर थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे फार्मर है और ये मंडी है। मंडी में ये थोड़ी होता है कि यहाँ पर हर फार्मर की फसल को अलग अलग रखा जा रहा है। यहाँ पे देखिए अलग छूट, कोई होता है जिसकी कम फसल है, कोई है जिसकी बहुत ज्यादा फसल है, दोनों आके यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पे एक कलेक्शन हो गया, बहुत सारी जो है आपकी फसल इकट्ठी हो गई। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां एक ज्यादा अमाउंट में, बड़े अमाउंट में जो है अपनी चीजों को खरीद के ले जाती है। इज इट क्लियर? यहाँ पर क्या होगा कि मंडी एक ही पर्सन कर रहा है ना, यहाँ पे मोल भाव एक ही पर्सन यहाँ पे कर रहा है, पर यहाँ पर फार्मर्स क्या करेंगे, ये जो बायर है वे कहेंगे कि भाई हम तो इस वाले कंपनी से खरीदेंगे क्योंकि ये सस्ता दे रहा है, हम आपसे क्यों खरीदे क्योंकि आप तो महंगा दे रहे हैं। तो अगर फार्मर, ये वाला जो फार्मर है वो इन फार्मर के अकॉर्डिंग रेट कम कर ले तो इनका नुकसान हो जाएगा। एक तो इनकी काफी कम लेस क्रॉप है,
कम इनकी जो है वैसी फसल है, तो अब क्या होगा, इनका और नुकसान होगा। तो ये चीजें जो है देखने को मिल सकती है, फेस करने को मिल सकती है फार्मर के द्वारा, ये इनका कंसर्न। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा है। आगे हम देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। यहाँ पे 19 है, हम 20 का ही बोल देते हैं, यहाँ पे अभी बात हो रही है। तो जरा देखिए, द बिल प्रोविजन एम to remove commodities like pulses हो गए, outseed, onion, potato and cereals from the list of essential commodities। कि essential commodities से हटा देते हैं। अगर essential commodities हैं तो वे क्या करते हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, पर यहाँ पर अगर हम नहीं कर रहे हैं उन्हें कंसिडर essential commodities में, तो क्या होगा, तो कितने भी अमाउंट में दो, कितने में भी अमाउंट में खरीद लो। तो ये यहाँ पर जो है प्रोविजन में बताया गया है, ये बिल में बताया गया है। किस बिल में बताया है, ये एसेंशियल कमोडिटीज में। आगे देखिए, द बिल will also do away with the imposition of stock holding limits on such item except during extraordinary circumstances like war। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे कि हमने बात करी ना, आपके आजादी के टाइम, आजादी से पहले आपका 1950 से पहले हुआ करता था, या फिर 1955 जब ये बिल आया था एसेंशियल कमोडिटीज, उससे पहले जो हुआ करता था कि जो बायर हैं वे कितना भी अमाउंट में लेकर वे इकट्ठा कर लेते थे और बाद में जो है फार्मर्स एक्सप्लोट होते थे। तो उस चीज के लिए वो चीज अगेन यहाँ पे आ जाती है। अब अगर यहाँ पर इन्होंने कोई भी लिमिट नहीं रखी है, कोई भी स्टॉक होल्डिंग लिमिट नहीं है, तो इम्पोजिशन कर दिया ना, विद द इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स ऑन सच आइटम, ठीक है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस लाइक वॉर। अब वॉर तो आप देखेंगे कि वॉर एक अलग कंडीशन हो गई है यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन से अलग वे क्या कर सकते हैं, देयर इज नो स्टॉक होल्डिंग लिमिट। वे कितना भी स्टॉक खरीद के कितना भी स्टॉक को जो है स्टोर कर सकते हैं, और वो आगे आने जब वो स्टोर कर लेंगे, अगर मान लीजिए क्रॉप नहीं प्रोडक्शन हो रही है या फिर क्रॉप ज्यादा प्रोडक्शन हो भी रही है अगर, तो क्या होगा, जो कंपनी है उस प्रोडक्ट को अपने रेट पर, ज्यादा रेट पर सेल करेगी। ओके, ऑफ सीजन ऑन सीजन क्या करेगी, उसको ज्यादा रेट में सेल करेगी। फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टोर कर लिया, ऑफ सीजन में उस क्रॉप को ही जितनी उसके रेट था उससे ज्यादा रेट में जो है सेल करेगी। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये अलाउंस किया है, ये एसेंशियल कमोडिटी जो बिल है इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि अब देयर इज नो लिमिट टू होल्ड, ठीक है, स्टॉक होल्ड। द बिल एम टू attract foreign direct investment into the farm sector। अब यहाँ पर ये एम जो है attract करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, जिससे कि वे डायरेक्ट फार्म सेक्टर, मतलब फार्मर आप बोल सकते हैं, उनसे डायरेक्ट जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एट्रैक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। इट एम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर फार्म स्ट्रक्चर्स। इससे क्या होगा, देखिए फार्मर्स को, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या फायदा है, उन्हें है कि भाई मिडिलमैन जो पैसा ले रहे हैं, है ना, उन्हें फायदा हो। डायरेक्ट फार्मर से अगर बात करेंगे तो काफी कम हो जाएंगे उनके लिए, तो ये अट्रैक्ट करेगा ना आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पर ये बोला गया, फार्म स्ट्रक्चर लाइक मॉडर्निंग फूड एंड सप्लाई चेन एंड कोल्ड स्टोरेज। ये कोल्ड स्टोरेज, अगर मान लीजिए कि फार्मर है, ये अपनी फसल खराब ना हो इसलिए अपनी फसल को सेल करना चाहता है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास तो काफी सारी फैसिलिटीज है स्टोर करने की, अच्छे बड़े बड़े सिलेंडर्स हैं, है ना, रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया, तो वहां पे वे ऐसे सेव कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये इन्हें सेल कर देंगे और ये इन्हें प्रिवेंट करके सही टाइम पे उन्हें सेल कर देंगे। तो क्या हो रहा है, एक मॉडर्निंग हो रही है ना फूड की, और सप्लाई चेन आपकी यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हो रहा है, आराम से स्टोर कर पा रहे हैं। तो जो चीज फार्मर नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपके लार्ज इंडस्ट्री कर रही है। तो द बिल, अब नेक्स्ट देखिए, द बिल एम टू हेल्प बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर एंड ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बिल अलाउ करता है फार्मर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी कि जो प्राइस है उसकी एक स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, स्टेबिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन, कि फार्मर भी सेटिस्फाई हो अपने प्राइस से और जो है इन्वेस्टर भी सेटिस्फाई हो। आगे देखिए, फर्दर द बिल एम टू पेव वे फॉर ए कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट एंड कट वेस्टेज टू फार्म प्रोड्यूस। वे क्या करेंगे, फार्म वेस्ट जो हो रहा है यहाँ पे, जो फसल खराब होने की वजह से फसल वेस्ट हो रही है,
उसे कट कर रहा है, उसे बचा रहा है। कॉम्पिटिटिव मार्केट, जैसे कि फसल लॉस होगी तो क्या होगा, फसल के रेट ज्यादा हो जाएंगे, करेक्ट, कम, क्योंकि फसल कम बची है ना, उसके रेट ज्यादा हो जाएंगे, तो उन सब चीजों को बचा रहा है ना कहीं सारी फसल खरीद ली है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ने, अब वो प्रिवेंट करके अपने रेट पे, उनके पास ज्यादा अमाउंट है तो अपने रेट पे अब वे बेच रही है। तो ये जो है ये एम क्या करेगा, पेव अवे करेगा कॉम्पिटिटिव मार्केट को, मतलब ऐसे एनवायरमेंट को कम करेगा और वेस्टेज को कट करेगा, वेस्टेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस की वेस्टेज को भी कम करेगा। तो अगर इतना बेनिफिट है तो इसको अपोज क्यों कर रहे हैं, जरा देख लेते हैं। देखिए इसको अपोज इसलिए कर रहे हैं, why is there opposition to the bill, इस बिल के लिए अपोजिशन क्यों है। सो देयर आर कंसर्न है कि जो प्राइस लिमिट सेट for extraordinary circumstances are so high that they might never be invoked। इनका कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मर्स जो हैं, जो फसल को बड़ी बड़ी कंपनीज को बेच रहे हैं, वो लेके रख लेंगे, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में क्या करेंगे, ये अपने सामान को, जो उनका स्टोरेज है, उसे अपने मन चाहे रेट पर इतने हाई करके भी बेच सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। इज इट क्लियर? आगे देखिए, द बिल विल अनेबल लार्ज कंपनीज टू स्टॉक अप कमोडिटीज। ओके, दे विल बी able to dictate term to farmers which may lead to less price for the cultivator। अगेन वही बात है, वे क्या कर सकते हैं, वे फार्मर्स को बोल सकते हैं भाई हमारे पास स्टॉक है, और वे क्या कर सकते हैं, लेस प्राइस में लीड कर सकते हैं, उनके प्राइस को, उसके उनके फसलों के प्राइस को कम कराकर जो है उनसे खरीद सकते हैं। अदरवाइज अगर वे नहीं खरीदेंगे, वे अपनी रिक्वायरमेंट नहीं दिखाएंगे, तो फार्मर उन्हें अपनी फसलों को सेल नहीं कर सकते हैं। ये चीज बताई जा रही है इस बिल के द्वारा, और यही है जो कंसर्न दिखा रहे हैं फार्मर्स। ओके, अच्छा, इसका ना एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि जियो जब आया था आपका, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, ₹1 में इन्होंने सिम दी थी, और अनलिमिटेड नेट और अनलिमिटेड कॉलिंग्स जो थी इसमें फ्री थी। ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे 1 साल तक यही रहा, सबने बहुत अच्छा एंजॉय किया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक मिनिमम प्लान कर दिया कि हाँ इतना आप इसमें, इन्होंने क्या किया, एक मिनिमम छोटा सा बहुत कम अमाउंट का प्लान कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा डाटा कम कर दिया, फिर उस प्राइस के और भी रेट जो है थोड़े से और ज्यादा कर दिए। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि जियो में क्या हुआ, इनके कस्टमर बन चुके हैं, तो सबको है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में। हाँ, अभी अगर हम थोड़ा सा रेट ज्यादा कर भी देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अनलिमिटेड नेट मिल रहा है। फिर अनलिमिटेड के साथ साथ पे भी कर रहे हैं और अनलिमिटेड नेट भी मिल रहा है। धीरे धीरे कस्टमर्स पे भी कर रहे हैं और उनके लिए डाटा भी लिमिट कर दिया गया है। किसके द्वारा, भाई जियो के द्वारा। तो यहाँ पर अब कंपनी जो है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट जियो को ये नहीं बोल सकती है कि भाई आपको 1 GB से डाटा जो है आप 2 GB कर दो, या फिर 1 GB से आप 500 MB नहीं कर सकते हैं डाटा। तो इस तरह में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, और यही चीजें जो है आगे जाके कंपनीज भी कर सकती हैं। ये कंसर्न जो दिखा रही है, ये फार्मर के द्वारा जो है दिखाया जा रहा है। ओके, हाउएवर अब जरा देख लेते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी थ्रू हिज ट्वीट के थ्रू इन्होंने बताया है कि फार्मर्स का जो डर है ना, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं रिगार्डिंग द एमएसपी। उन्होंने बताया ट्वीटिंग के द्वारा कि एमएसपी बेस्ड प्रोसीजरमेंट विल स्टे, मतलब ये जो सिस्टम है ना आपका एमएसपी का, ये रहेगा। ये बताया है, ये एश्योर किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड द पासिंग ऑफ बिल एज हिस्टोरिक। ये बताया कि ये बिल जो पास किया गया है, इसे क्या बोला, एज अ हिस्टोरिक, एंड स्टेट दैट, उन्होंने बोला है दैट दे विल फ्री द फार्मर फ्रॉम क्लच ऑफ द मिडिलमैन। कि जो मिडिलमैन से उन्हें प्रॉब्लम होती थी, क्लच जो असुविधा होती थी, उससे वे फ्री कर रहे हैं, ये कहना नरेंद्र मोदी जी का है। एंड हेल्प स्ट्रेंथन, और उन्हें मजबूत करने में मदद करेंगे, जिससे कि वे प्रोवाइड करें वेरियस अल्टरनेटिव, मतलब वे अलग अलग मेथड से अपनी फसलों को सेल कर सके और मजबूती से जो है अपने एग्रीकल्चर फील्ड को प्रेजेंट कर सके, ये कहना है नरेंद्र मोदी जी का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर फार्म बिल। So I hope आपको ये क्लास समझ आई होगी। If you have any doubt, you can leave the message or your question in the message section, in the comment section,
And thank you for watching this video.